हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी तक हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करा है। यूनिट नंबर 2 में 3 पार्ट थे। एक था फेज डायग्राम, एक था आयरन ओर्स और नेक्स्ट था स्टील। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1। मतलब पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सेट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको बढ़िया से पढ़ें, है ना। है क्वेश्चन आज होने वाला है आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम के ऊपर। इसको हम लोग कार्बन फेज डायग्राम भी बोलते हैं। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 1। आयरन कार्बन फेज डायग्राम के ऊपर हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 7 करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1। इस पार्ट 1 में टोटल 10 सवाल हैं। तो बढ़िया से समझ समझ के पढ़ेंगे और आंसर देंगे सभी बच्चे। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इस बात को पहले हम लोग समझते हैं। आप लोग को पढ़ा दिया गया है, इसलिए आप ढंग से समझ समझ के इसको करेंगे। ठीक है। हाँ, ध्यान से बात को सुनेंगे। बोलता है ये है, अपने को ये मालूम है कि भाई साहब, अगर जो कार्बन की परसेंटेज 0.8 हो, किसमें, आयरन में, है ना, तो उस समय जो स्टील अपने को मिलता है, उस स्टील को हम लोग यूटेक्ट्रॉइड स्टील कहते हैं। ये बात सब बच्चों को पता होना चाहिए कि जब भी कार्बन की मात्रा कितनी हो जाए, 0.8%, उस समय जो हमको स्टील मिलता है, उस स्टील को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्ट्रॉइड स्टील। कब, जब कार्बन की परसेंटेज 0.8% हो। लेकिन एक ऐसा स्टील जिसमें कार्बन की प्रतिशत इससे कम हो, उसको हम बोलेंगे हाइपो इटेक्टोइड स्टील। और जिसकी मात्रा, कार्बन की मात्रा अगर 0.8% से ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे हाइपर। बोलो, क्लियर है, इटेक्टोइड स्टील। अब अपना सवाल क्या है, ए स्टील कंटेनिंग less than 0.8% of carbon are called dot 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 dot, and those steel which contain more than 0.8% carbon, उसको क्या कहेंगे। तो सबसे पहला, अगर 0.8 से कम है कार्बन की मात्रा, तो हाइपो। तो पहला का आंसर हाइपो है, हाइपो इटेक्टोइड। तो हाइपो दो जगह है, या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। और अगर जो 0.8 से ज्यादा है कार्बन की मात्रा स्टील में, तो उसको बोलेंगे हाइपर। तो मतलब ऑप्शन जो मेरा हुआ वह कौन सा ऑप्शन हुआ, ए हुआ। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हाइपो जो वर्ड है उस 4 वर्ड से, सॉरी 4 लेटर से बना हुआ है, और जो हाइपर जो है वह 5 वर्ड से बना हुआ है ना। तो जो कम वर्ड से बना हुआ है उसमें कार्बन की प्रतिशत भी कम होगी। ये याद रखने का एक तरीका है ना। तो 0.8% से कम मतलब कम लेटर वाला वर्ड मतलब हाइपो।
तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। अगला सवाल है यूटेक्टिक परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन इज, बोलता है कि यूटेक्टिक परसेंटेज किसका, कार्बन का क्या होता है आयरन में। सिंपल सिंपल बात एकदम समझते हैं। हमने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा था, आपको याद भी होगा। हमने ये देखा था कि जहां पर 4.3% ऑफ कार्बन था, उसी पॉइंट पर यूटेक्टिक रिएक्शन हो रहा था। तो यूटेक्टिक रिएक्शन में होता क्या है, तो भाई लिक्विड फेज को कूल करते हैं तो वह सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो क्लियर है। तो भाई साहब यहां तक की कहानी में यह बात समझ में आई कि जो यूटेक्टिक रिएक्शन जिस पॉइंट पर हो रहा था, उस समय जो कंपोजिशन था उसको हम लोग यूटेक्टिक कंपोजिशन के नाम से जाने थे। और उस समय जो टेम्परेचर हो रहा था, उस टेम्परेचर को हम लोग यूटेक्टिक टेम्परेचर के नाम से जाने थे। अगर हम लोग आयरन कार्बन फेज डायग्राम की बात करते हैं, तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम में हमने ये देखा था कि जहां पे यूटेक्टिक रिएक्शन हो रहा था, उस पॉइंट पर कार्बन की जो मात्रा थी वह 4.3% थी। आपको याद होगा, उस हिसाब से ये बोल रहा है यूटेक्टिक परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का यूटेक्टिक परसेंटेज क्या होगा आयरन में, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इज 4.33। हम अभी बोल रहे हैं। बहुत सारे बुक 4.1 के चलते हैं, बहुत सारे बुक 4.39 भी लेकर के चलते हैं। तो पॉइंट में थोड़ा वेरिएशन आपको मिलेगा, उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 2-4 टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, कष्ट लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा रफ्तार में। हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बात करते हैं। बोलता है कि द रिएक्शन इन विच लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म इनटू टू डिफरेंट सॉलिड फेज। अभी देखिए हम लोग कि लिक्विड फेज दो अलग अलग सॉलिड फेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, टू डिफरेंट सॉलिड फेज। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो भाई साहब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन। हमने पढ़ा था यूटेक्टॉइड रिएक्शन भी। तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन में क्या पढ़ा था, तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि भाई साहब कि जो अपना सॉलिड है वह दो अलग अलग सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता था। क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या अपना सवाल है कि एक लिक्विड फेज है ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टू डिफरेंट सॉलिड फेजेस में, मतलब लिक्विड इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू टू डिफरेंट सॉलिड फॉर्म। तो द रिएक्शन इज टर्म एज यूटेक्टिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील। स्टील का लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो इसको अपने को याद रखना है ना, 723 डिग्री सेंटीग्रेड। 723 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है सभी स्टील का। आगे बढ़ते हैं। एकदम बढ़िया से बोल रहा है कि भाई यूटेक्टिक रिएक्शन ऑफ आयरन कार्बन अकर एट, यूटेक्टिक रिएक्शन आयरन और कार्बन का कहां पर होता है, फिर से
हमने आपको समझाया था कि 3 टेम्परेचर अपने को याद रखना है। क्या क्या? एक था 1495, हम अभी बोल रहे हैं कुछ टेम्परेचर 1 2 3 ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ, दूसरा 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 727 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे पेरिटेक्टिक रिएक्शन, इस टेम्परेचर पे यूटेक्टिक रिएक्शन शॉर्ट में लिख दिए हैं, और इस टेम्परेचर पे इटेक्टोइड रिएक्शन। ये तीन ही रिएक्शन हमने देखे थे। अच्छा, अपना जो सवाल है वह क्या सवाल है? बोल रहा है कि यूटेक्टिक रिएक्शन किस पॉइंट पर होता है। तो देखते हैं, इस पॉइंट पे तो नहीं हो सकता है, इस पॉइंट पे नहीं हो सकता है, हाँ, ये पॉइंट भी हो सकता है। बिल्कुल, ये जो आंसर है वह करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, हम अभी बोल रहे हैं 1495 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेरिटेक्टिक रिएक्शन होता है। यहां पर 1493 दिया हुआ है, कोई कष्ट नहीं है। अगर हमसे पूछता पेरिटेक्टिक रिएक्शन तो हम ये टिक आउट कर देते। अगर हमसे पूछता इटेक्टोइड रिएक्शन तो हम ये टिक कर देते। बोलो क्लियर है? लेकिन हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा यूटेक्टिक रिएक्शन। तो यूटेक्टिक रिएक्शन बच्चा पार्टी किस पॉइंट पर होता है? तो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस ऑप्शन के आधार पर हम लोगों ने कितना पढ़ा है? हमने पढ़ा है 1150, यहां पर 1147 है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से समझ के देखिएगा। बोलता है हाइपर इटेक्टोइड स्टील जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? हाइपर इटेक्टोइड स्टील हैव स्ट्रक्चर ऑफ हाइपो। हाइपर है ना? हाइपर मतलब कि भाई साहब यहां पर स्टील की बात हो रही है, मतलब 0.8% यहां पर कार्बन है। अच्छा, इस 0.8% के जो कार्बन के इधर पे था उसको हम लोग हाइपो बोले थे, और जो इधर में था उससे थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज, है ना? याद है हमने जब बनाया था डायग्राम? तो भाई साहब एक बात ध्यान में रखना है ना? कम परसेंटेज हाइपोइटोक्टोइड, ज्यादा परसेंटेज अगर कार्बन का है 0.8 से तो हाइपर इटोक्टोइड। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जहां पर हाइपर इटोक्टोइड स्टील है वहां पर स्ट्रक्चर क्या है? हाइपर किस क्या स्ट्रक्चर है, मतलब कि हाइपो इटोक्टोइड स्टील का क्या स्ट्रक्चर है? तो भाई इधर में पियरलाइट और साथ साथ सीमेंटाइट दोनों लोग थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज फेज ऑफ सीमेंटाइड एंड पियरलाइट, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने डायग्राम पूरा इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमने बार बार आपको सिखाया है और सब बच्चों को याद करा दिया है डायग्राम, एक एक पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि जो अपना गामा आयरन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम बेसिकली चीज देखें एक बात, तो हमने पढ़ा डेल्टा आयरन, हमने पढ़ा गामा आयरन, और हमने पढ़ा अल्फा आयरन। यही तीन आयरन के बारे में तो हमने जाना थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये बात हमको पता है कि जो डेल्टा आयरन है उसकी स्ट्रक्चर बीसीसी, फिर स्ट्रक्चर आती थी एफसीसी, और फिर स्ट्रक्चर बीसीसी। बोलो क्लियर है? ये तीनों स्ट्रक्चर आपको ढंग से हमने याद कराया। अब यहां पर सवाल ये है ना बच्चा कि भाई कौन सा पूछ रहा है? गामा। बोलो क्लियर है? तो गामा आयरन देख लीजिए,
तो गामा आयरन का ऑप्शन कौन सा हो गया? एफसीसी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। ये हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि व्हेन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट, जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है मतलब जब सॉलिड बनने लगता है, कौन? आयरन। आयरन विल अपेयर इन, तो कैसा दिखता है आयरन? तो 3 ऑप्शन है ना, यहां पे तो दिया हुआ है कुछ 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 कुछ, है ना, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। बोलो क्लियर है? लेकिन अपने को पता है कि जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है मतलब कि 1539 डिग्री सेंटीग्रेड जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका? आयरन का। हम अभी बोल रहे हैं कोई 1545 भी लिखता है, तो 1539 जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का, है ना, तो अब उस टेम्परेचर पर हम छोड़ देते हैं तो वह सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहां पर उसकी फेज चेंज होने लग जाती है। तो उस समय वो अपने को डेल्टा जैसा दिखाई देता है। तो भाई सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो कौन से फॉर्म में दिखाई देता है? डेल्टा के फॉर्म में। क्लियर है बढ़िया से एकदम? अच्छा, उसके बाद कुछ देर बाद टेम्परेचर फॉल होता है, फिर वो दिखता है किसके जैसा? तो गामा के जैसा। फिर उसके बाद वो दिखता है किसा? अल्फा के जैसा। बीटा तो हम लोग जानते ही नहीं है। पहले कौन? डेल्टा, फिर गामा, फिर अल्फा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ, बोलता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट। अपने को ये बात पता है कि ऑस्टेनाइड वाली जो खेल है वह किस पे होती है? तो भाई जब हम लोग ऑस्टेनाइड क्या, अल्फा आयरन में, सॉरी गामा आयरन में, है ना, हम लोग मिक्स कर देते हैं कार्बन, तो उस समय मेरे को ऑस्टेनाइड मिलता है। तो भाई साहब जो गामा आयरन की स्ट्रक्चर थी वही स्ट्रक्चर इसकी भी हो जाएगी, ऑस्टेनाइड की। हमने पढ़ा था क्या क्या, ध्यान से सुनना। हमने ये जाना कि जो डेल्टा फेराइड है ना, उसकी स्ट्रक्चर बीसीसी, ऑस्टेनाइड है उसकी स्ट्रक्चर एफसीसी, जो अल्फा फेराइड है उसकी स्ट्रक्चर बीसीसी, जो सीमेंटाइड है उसकी स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक, है ना। ये सब चीजें हमने लिखा भी है बढ़िया से। तो मेरा सवाल ऑस्टेनाइड का था, ऑस्टेनाइड की स्ट्रक्चर एफसीसी होती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है आयरन कार्बन फेज डायग्राम जो है वो कैसा डायग्राम है? यूनरी फेज डायग्राम, बाइनरी फेज डायग्राम, टर्टियरी फेज डायग्राम और टर्टियरी फेज डायग्राम। ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा फेज डायग्राम जिसमें दो कंपोनेंट यूज करे गए हो, आयरन और कार्बन, दो ही कंपोनेंट है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फेज डायग्राम। तो अपना जो सवाल है उसका जवाब क्या हुआ? बाइनरी फेज डायग्राम। आपको पूरी कोशिश करी जा रही है कि जो मटेरियल साइंस जो सब्जेक्ट है उसको ढंग से पढ़ाया जाए, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां आपको बताया जाएगा। आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहें, है ना। आज क्लास हो रहा है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कल ही देख लें, हाँ, परसों देख लें। जमा वीडियो को ना करें कि उस दिन देखेंगे, ऐसा करिएगा तो आपके पास बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा,
है ना? तो ऐसा होता है कि आप जब बहुत ज्यादा वीडियो एक साथ देख लेते हैं, है ना, या आपके सामने नजर आता है कि तो बहुत सारा वीडियो हो गया है, तो फिर आपको थोड़ा सा कष्ट होता है पढ़ने में, है ना, या फिर उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में आप सब कुछ नहीं ले पाते हैं उस कंटेंट से, है ना, जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है या जो भी आपको नोट्स लिखा जा रहा है। हाँ, जब भी आपको पीडीएफ मिले तो आप उसको प्रिंट ना कराएं, है ना, आप उसको खुद लिखें, क्योंकि कोई भी टीचर अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, और आप अगर खुद से नहीं लिखिएगा उसको तो आपको समझने में दिक्कत होगा, है ना। सबसे पहली बात कि आप लिखिएगा नहीं ना, प्रिंट करवा लीजिएगा, तो आप मेहनत से तो खुद बच गए, लेकिन जो भी शिक्षक आपके ऊपर मेहनत किए हैं उनका मेहनत वो बेकार चला गया, है ना। और नोट्स जो भी टीचर बनाते हैं ना, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो बहुत मेहनत से नोट्स बनाते हैं ताकि बच्चा को सब बात समझ में आए, और बच्चा इजी के चक्कर में पढ़ के नहीं प्रिंट कराता है, ऐसा नहीं करना है ना। सभी बच्चे ये बात को ध्यान में रखिएगा, आप वीडियोस को देखते रहें, है ना। आपको ऐसे धीरे धीरे कर करके, जैसे यूनिट 1 का कराया गया है वैसे यूनिट 2 का भी धीरे धीरे करके करा दिया जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।